हेलो बच्चों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हो कैसे करें यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां और इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो नामांकन है वो कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जिस स्थान पर ये हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी वो उस स्थान का नाम हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का जो काल था, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच था। आगे देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के चरणों के बारे में। चरण यानी कि भाग। हड़प्पा सभ्यता जो थी इसको 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो शुरुआती हड़प्पा सभ्यता थी, और विकसित हड़प्पा सभ्यता जो काफी डेवलप हड़प्पा सभ्यता थी, और परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता यानी कि बाद की हड़प्पा सभ्यता, उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तुओं के बारे में। मोहर। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, यहाँ पर हमें मोहरें देखने को मिलती हैं। ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। आगे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के खुदाई स्थल से मिले भोजन के अवशेषों के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता वहां पर कौन कौन से भोजन के स्रोत मिले हैं। वहां पर अनाज के स्रोत मिले हैं जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे के दाने, ये सब हमें मिले हैं। जो बाजरे के दाने हमें गुजरात के से मिले हैं हमको। आगे हम देखते हैं जानवरों की हड्डियां। जानवरों की हड्डियां भी हड़प्पा सभ्यता से पाई गई हैं। इसमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और बैल आदि का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। मछलियां और पक्षी के अवशेष भी हमें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मछलियों और पक्षियों के अवशेष से यह ज्ञात होता है कि वहां पर मछलियों और पक्षियों को खाया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो कुछ सोर्सेज होते हैं किसी भी चीज को जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है आवास, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। दूसरा है मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें मृदभांड कहा जाता है। तो मृदभांड जो हमें मृदभांड के अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो उनसे भी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तीसरा है आभूषण। हमें आभूषण के स्रोत मिले हैं जिनके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तीसरा है औजार। औजारों से भी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। और पांचवा है मोहरे, और उसके बाद है इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के। इससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का भी प्रचलन था, यानी कि वहां पर व्यापार भी होता था। व्यापारों में फिर लेन देन के लिए सिक्के का भी प्रयोग किया जाता था। आगे हम पढ़ते हैं कृषि के अवशेष के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी की जाती थी और पशुपालन भी किया जाता था। तो कृषि के अवशेष हमें मिले हैं चोलिस्तान के कई स्थल और बनावली जो हरियाणा में है, वहां से हमें मिट्टी के बने हल के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विदों को कालीबंगन जो राजस्थान में है वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खेती यानी कृषि की जाती थी। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थलों से भी नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, और नहरों का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था, और कुओं का इस्तेमाल भी वहां पर किया जाता था। जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के हर घर में कुएं देखने को मिलते हैं। धोलावीरा में मिले जलाशयों के प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। धोलावीरा जो गुजरात है वहां पर भी हमें जलाशय होता है जहाँ पर जल को इकट्ठा करके रखा जाता है, जैसे तालाब हो गया, वहां पर उसका प्रयोग भी कृषि के लिए किया जाता था। आगे हम बढ़ते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। जो भारतीय पुरातत्व है उसका जनक किसे कहा जाता है? जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। जनरल जो कनिंघम थे ये ब्रिटिशर्स थे, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व का मतलब क्या, तो मैं आपको ये बताया तो पुरातत्व का मतलब होता है जो पुराने प्राचीन काल की चीजों हैं उनके बारे में जो भी हमें अवशेष मिलते हैं, चाहे वो कोई भी अवशेष हो, हड्डियां होगी, आभूषण हो गए, सिक्के हो गए, मुद्राएं हो गई, ये सब पुरातत्व है। पुरानी चीजों को पुरातत्व बोला जाता है। और पुरातत्व जो पुरानी तत्व हैं इनके जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो पुरातात्विद बोला जाता है उनको। पुरातात्विद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर वो हिस्ट्री लिखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला शहर। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था यहाँ पर जो लोग रहते थे वो निचले शहर में रहते थे, और दुर्ग जो था ये यहाँ पर स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए अन्नगार बनाया गया था, और बाथिंग गार्ड यानी कि जहाँ पर लोग रिलीजियस ओकेशन जब होता था तो वहां पर लोग नहाते थे जाके। तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। जैसे दुर्ग एक कच्ची ईंटों का चबूतरे पर बना होता था और दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था दुर्ग को, और दुर्ग पर बनी संरचना को प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। तो दुर्ग होता था ना, ये होता छोटा था लेकिन ये
ऊंचाई पे बना होता था। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया अन्नगार यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए और बाथिंगार नहाने के लिए स्नानागार बनाए गए होते थे। और एक होता था निचला शहर। निचला शहर यहाँ पर आम जनता और राजा रहा करते थे। यहाँ पर ये हमें काफी बड़ा होता था और ये हमें नीचे देखने को मिलता है। दूर थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया है, जबकि निचला शहर थोड़ी नीचे बनाया गया है। आगे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशेष बात है वो वहाँ की गलियां और सड़कें हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियां इतनी ज्यादा डेवलप थी, कम से कम 8000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी और उसकी गलियां और नालियां आज के जमाने से भी ज्यादा बेहतर थी। आज भी तुम देखोगे तो गलियों में नालियों में पानी भरा तो मिल जाएगा, मगर उस टाइम पीरियड में जो गलियां नालियां होती थी वो काफी बेहतर तरीके से बनाई गई थी कि वहां पर पानी की निकास की काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। तो हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की गलियों और सड़कों के बारे में और नालियों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें तथा गलियां को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। और ग्रिड पद्धति क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ग्रिड पद्धति होती है जैसे आपने देखा होगा चौराहा, तो वहां पर एक सड़क दूसरी सड़क को 90 डिग्री पे काटती है। ऐसे ही उस टाइम पीरियड बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। और सड़कों के साथ साथ बगल में नालियां बनाई जाती थी और बगल में नालियों के सड़क के बगल में घर भी बनाए जाते थे। सारे घर का एक दीवार, कोई भी घर उसकी एक दीवार को नाली के साथ जुड़ा होना कंपलसरी था कि भाई एक जो दीवार होगी वो नाली के साथ जुड़ी होगी ताकि घर का गंदा पानी नालियों में जा सके। तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम पीरियड में। जो हड़प्पा सभ्यता में पहले नालियों और सड़कों का निर्माण किया जाता था, बाद में घरों का निर्माण किया जाता था। तो काफी अच्छी डेवलप तरीके से बनाया जाता था व्यवस्था थी। आगे हम पढ़ते हैं जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली नालियों से जोड़ा गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर जो घरों के गंदे पानी के लिए जो नालियां होती थी उनको गली की नालियों से जोड़ा जाता था। सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया जाता था। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सड़कों के साथ साथ ही नालियों को बनाया जाता था। और सड़कों और गलियों के अलग अलग आवासों को बनाया गया है और सड़कों गलियों में भी अलग अलग आवास बनाए गए थोड़ी थोड़ी दूरी पे और उनकी एक दीवार को नाली के साथ तो अटैच किया जाता था ताकि उनका गंदा पानी नाली में जा सके। आगे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के मैंने आपको पहले बताया था सिंचाई के स्रोत जलाशय थे, नहरें थे। वहां पर हमें साक्ष्य पाए गए नहरों के भी। तो नहरें, कुएं और जलाशय प्रमुख सिंचाई के स्रोत थे। अब हम आगे पढ़ते हैं विशाल स्नानागार की विशेषता के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था दुर्ग और निचला शहर के बारे में। दुर्ग में जैसे मैंने आपको बताया था अन्नगार, जहाँ पर अन्न यानी कि ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता था। और दूसरा मैंने आपको बताया था स्नानागार, जहाँ पर कोई रिलीजियस ओकेशन होता था तो सभी लोग वहां पर जाके नहाया करते थे। एक तरह का बड़ा स्विमिंग पूल होता था वो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे विशाल स्नानागार के बारे में। उसकी विशेषता क्या थी? ये एक आयताकार जलाशय होता था। आयताकार यानी ये स्क्वायर ये जलाशय हुआ करता था, इसमें पानी होता था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ होता था। ठीक है, इसके चारों ओर एक गलियारा बना गया होता था और जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। जो एक तरह से स्विमिंग पूल में आजकल तुम देखते हो कोने में सीढ़ियां बनी होती है उसके अंदर जाने के लिए तल में, इसी प्रकार से उस जलाशय में नीचे जाने के लिए तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। आगे हम पढ़ते हैं मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ। हड़प्पा सभ्यता समय बहुत सारे मन के और बहुत सारे आभूषण भी मिले। तो हम देखते हैं मन के जो होते हैं, मन के आपको मैं बता दूं छोटे छोटे मोती की तरह होते हैं जिनको आभूषण के लिए पहना जाता है। तो मन के जो होते थे कार्निलियन, एक तरह का सुंदर लाल रंग का पदार्थ होता था, इससे बनाए जाते थे। जस्पर और सेफ्टी क्वार्टर्स तथा सिलकड़ी जैसे पत्थर का प्रयोग भी मन को बनाने के लिए किया जाता था। तांबा, कांसा, सोने जैसे धातु तथा शंख, फ्यूम्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में किया जाता था। इनके आकार जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित होते थे। तो ये बताया गया मनकों के बारे में, जो किसी